तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम कहानियां विद शम्स में। आज की जो कहानी है बड़ी हैरत अंगेज और अपने आप में बेहद अजीब है कि इंसानी लालच और साजिश कुछ भी करवा सकता है। यूपी में एक शख्स की मौत होती है। मौत इसलिए हुई थी कि उसने खुद पॉइजन लिया, जहर खाया। घर वालों को बताया कि क्यों खाया। घर वाले बदहवास उसको लेकर अस्पताल भागे। वो अस्पताल गया, हालत सीरियस थी। फिर उसको दूसरे अस्पताल भेजा गया, लेकिन इन दोनों अस्पतालों में जो उसका इलाज हुआ वो यही हुआ कि डॉक्टरों ने जब चेक किया, उसके सारे टेस्ट लिए, तो पता चला कि मामला पॉइजनस है, जहर का मामला है, सिम्टम भी वही है। तो जो इलाज भी शुरू हुआ वो जहर को काटने वाला इलाज था। मरने वाला खुद कह रहा है मैंने जहर लिया है। मरने वाला अपने परिवार को बता रहा है। डॉक्टर इलाज भी उसी जहर का कर रहे हैं और फिर उसकी मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो फिर चूँकि मामला एक पॉइजन का था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसके विसरा के सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जाते हैं। अब जब लैब से रिपोर्ट आती है तो हर कोई हैरान। फॉरेंसिक जो विसरा की रिपोर्ट आई उसमें यह था कि मौत की वजह जहर है ही नहीं, क्योंकि इस शख्स के जिस्म से, इस शख्स के अंदर से कोई जहर मिला ही नहीं। अब परिवार वाले हैरान कि मरने वाला खुद एक्सेप्ट कर रहा है और वो सारी चीज़ें मिली कि उसने जहर लिया, स्टेटमेंट दे रहा है। डॉक्टर भी उसके सिम्टम देखकर जहर वाला ही इलाज कर रहे हैं। लेकिन विसरा रिपोर्ट जो सही मानों में बता दे, वो विसरा रिपोर्ट कह रही है कि नहीं भाई साहब, इसने तो जहर लिया नहीं, जहर की वजह से इसकी मौत ही नहीं हुई, मौत की वजह कुछ और है, बीमारी और कुछ और। परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। वो पहुंच गए कोर्ट और उन्होंने कहा कि जिस विसरा के सैंपल से ये टेस्ट हुआ है उस विसरा की हम जांच कराना चाहते हैं कि वो विसरा वाकई उसी का है या किसी और का है। अब ये कैसे साबित होगा? तो भाई विसरा तो आगे चलकर आपको बताऊंगा। जो मरता है उसकी पेट की थैली, थोड़े से लीवर के पार्ट, हार्ट के पार्ट, किडनी के पार्ट, इन्हीं सब को लेकर वो एक तरह से विसरा का मिक्सचर बनता है जो रखा जाता है, और जब तक कोर्ट में फैसला नहीं आ जाए सैंपल पड़ा रहता है। तो घर वालों ने कहा कि मेरे बच्चे का वो विसरा सैंपल है, एक काम कीजिए, आप माँ बाप का सैंपल ले लीजिए, वो विसरा उसका है या नहीं, डीएनए सैंपल से मैच कर जाएगा। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। अब फॉरेंसिक लैब लखनऊ, वहीं से रिपोर्ट आई थी, एफएसएल फॉरेंसिक्स जो लखनऊ की है। तो कोर्ट ने कहा कि उस विसरा के नमूने दिए जाए, माँ बाप के सैंपल लिए जाए और इन्हें भेजा जाए जांच के लिए। अब ये सारी सैंपलिंग हुई और इसको भेजा गया हैदराबाद। हैदराबाद में CDFD यानी सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, वहाँ इसको भेजा गया कि ये विसरा उसी का है कि नहीं है। माँ बाप के सैंपल ले लिए गए। अब हैदराबाद से ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या विसरा, DNA इन सब के साथ खेल हो सकता है, क्योंकि हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया कि जो विसरा है उसका सैंपल माँ बाप के DNA से मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब सिंपल ये था कि वो विसरा उस मरने वाले शख्स का था ही नहीं, वो किसी और का था। अब जब किसी और का था तो पूरी मौत की वजह बदल गई। लेकिन ये इंसानी गलती से नहीं हुआ था, इसके पीछे पूरा एक क्राइम, एक साजिश थी। और आज की कहानी वही है। ये कहानी है प्रभुनाथ मिश्रा की। प्रभुनाथ मिश्रा अयोध्या में राजश्री दर्शत मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे एम्प्लॉय थे। इनका काम था अस्पताल में, ये एक तरह से क्लर्क के पोस्ट पे थे। जो भी पेशेंट आता है तो बारी बारी से, जो कतार में खड़े होते हैं, आपके OPD में आप अक्सर जाते होंगे, देखते होंगे, तो फर्स्ट कम फर्स्ट जो आता है उसकी पर्ची कटती है और फिर उसी वेटिंग लिस्ट के हिसाब से डॉक्टर साहब देखते हैं। तो प्रभुनाथ मिश्रा इस अस्पताल में काउंटर पर बैठते थे, पर्ची काटते थे पेशेंट की, बारी बारी से, कौन लाइन में आगे है, कौन पीछे, उस हिसाब से, और उसी हिसाब से नंबर मिलता था, डॉक्टर साहब देखेंगे। अब ये सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक होता यह है कि 29 जुलाई 2024, 29 जुलाई 2024 को प्रभुनाथ मिश्र काउंटर पर बैठे हुए थे और उसी वक्त उसी अस्पताल की 2 सीनियर डॉक्टर उस काउंटर पर आती हैं। इनमें से एक थी डॉक्टर रितु और एक थी डॉक्टर निर्मला कुमावत।
ये प्रभुनाथ मिश्रा के केबिन में पहुंचती हैं। आपने देखा होगा कमरा होता है, विंडो होता है, विंडो से पर्ची देते हैं, तो वो दोनों सीधे उसके केबिन में पहुंच गई और उन्होंने कहा कि एक पेशेंट को दिखाना, तुम एक पर्ची काट दो। ऐसा बहुत होता है सिफारशी, आप अस्पतालों में देखेंगे। अस्पतालों में क्या, आप तो मंदिरों में, दरगाहों पे भी वीआईपी कल्चर है, आपको बिना लाइन में लगे दर्शन करा देते हैं, ज़ियारत करा देते हैं। तो यहाँ भी ये दोनों डॉक्टर साहिबा प्रभुनाथ मिश्रा के कमरे में पहुंची और पीछे से जाके उन्होंने कहा एक पर्ची काट दो, एक पेशेंट को दिखाना है खास है। प्रभुनाथ मिश्रा ने पर्ची काटने से मना कर दिया। उसने कहा ये सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, मैं पर्ची नहीं काटूंगा। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनका सख्त आदेश है कि यहाँ वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, जो है सब लाइन में आएगा और लाइन में उसी के कतार के हिसाब से उसको पर्ची काटी जाएगी। बड़ा छोटा, वीआईपी, अमीर गरीब, मैं कुछ नहीं मानूंगा। अब प्रभुनाथ मिश्रा ने सीधे सीधे अस्पताल या उस मेडिकल कॉलेज की 2 सीनियर डॉक्टरों को इनकार कर दिया। दोनों भड़क गए, दोनों भड़की। उसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। तब तक बाकी लोग वहाँ पहुँच गए, बाकी स्टाफ पहुँच गए, कुछ डॉक्टर पहुँच गए। अब ये हुआ कि स्टाफ और डॉक्टरों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मामला पुलिस थाने तक पहुँचा, पुलिस की टीम आई और उसके बाद किसी तरह मामले को शांत किया गया। जो क्लर्क के तमाम स्टाफ थे, डॉक्टरों का स्टाफ था, इनको अलग किया गया, समझाया गया, बात आई गई हो गई। फिर इसके बाद मेडिकल कॉलेज ने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई और कहा सबसे बात करेंगे, जो दोषी होगा एक्शन लेंगे। लेकिन इस इंक्वायरी कमेटी में उन डॉक्टरों के कोई बयान नहीं लिए गए, जो 2 महिला डॉक्टर खासतौर पर इसके लिए जिम्मेदार थी। अब ये बात थी 29 जुलाई की। 1 हफ्ता बीत गया, प्रभुनाथ मिश्रा वापस अपनी ड्यूटी पर पर्ची काट रहे हैं। लेकिन तभी 7 अगस्त को, यानी इस इंसिडेंट के 9 दिन के बाद, प्रभुनाथ मिश्रा को प्रिंसिपल इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार अपने केबिन में बुलाते हैं। इस लड़ाई झगड़े के 9 दिन के बाद 29 जुलाई को झगड़ा हुआ और 7 अगस्त 2024 को वो बुलाते हैं और प्रभुनाथ मिश्रा से कहते हैं कि उन दोनों महिला डॉक्टरों ने आपके खिलाफ छेड़खानी का, शोषण का इल्ज़ाम लगाया और ये मामला पुलिस में जाएगा। चूँकि इल्ज़ाम संगीन है तो इसमें यह भी हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े। अब प्रभुनाथ मिश्रा ये सुनकर घबरा गया। उसे लगा एक तो बदनामी अलग कि डॉक्टरों के साथ छेड़छाड़ और वो सारी चीज़ें, और वो प्रिंसिपल साहब एप्लीकेशन दिखा रहे हैं उन दोनों महिला डॉक्टरों की कंप्लेंट कि उन्होंने लिखा है तुमने उनसे बदतमीज़ी की और छेड़खानी की। अब छेड़खानी संगीन अपराध हो जाता है, नौकरी अलग जाने का खतरा, जेल जाने का खतरा अलग, बदनामी अलग। फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि एक काम करो, तुम उन दोनों से पैर पकड़कर माफ़ी मांग लो तो ये एप्लीकेशन पुलिस स्टेशन तक नहीं जाएगा। अब बात अस्पताल में सबको पता था, ये बात पता थी कि क्या हुआ था 29 जुलाई को। अब इधर खुद इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार धमका रहे हैं प्रभुनाथ मिश्रा को कि तुम कंप्लेंट वापस हम ले सकते हैं अगर तुम उन दोनों लेडी डॉक्टर से पैर पकड़कर माफ़ी मांगो, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो। अब ये सुनकर वो परेशान प्रभुनाथ मिश्र सीधे वहाँ से घर जाता है। अब उसे बदनामी का डर सता रहा है, नौकरी जाने का डर सता रहा है, जेल जाने का डर सता रहा है, और इसी सदमे में उसने जहर पी लिया। जहर पीने के बाद वो अपने घर वालों को बताता है कि 29 जुलाई के बाद से ही मुझे अस्पताल के स्टाफ, बड़े लोग अलग अलग तरीक़ों से तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और अब मेरे ऊपर झूठा केस लगा रहे हैं और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती कि वो पहुंच वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। इसलिए बदनामी के डर से मैंने जान देने का फैसला किया और मैं जहर पी चुका हूँ। घर वाले सुने वो बदहवास, उसे फ़ौरन वो लेकर अब उसी अस्पताल पहुंच जाते हैं जिस अस्पताल में वो काम कर रहा है, यानी कि अयोध्या के राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज। अब वहाँ जाने के बाद उसका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर चेक करते हैं, सारे सिम्टम पॉइजन के थे। इसके बाद वहाँ की मेडिको लीगल टीम और एमएलसी हुआ, सब कुछ बताया गया। एमएलसी पे भी है कि ये जहर का केस है। डॉक्टरों ने अब उसका इलाज शुरू किया और जहर काटने वाली ही दवाओं से इलाज शुरू किया। अब 7
अगस्त को उसने जहर पी, उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ, लेकिन 8 अगस्त आते आते उसकी तबीयत बिगड़ गई। अब ये हुआ कि अयोध्या के इस मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज मुमकिन नहीं क्योंकि वो सीरियस है, तो उसे वहाँ से लखनऊ राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। अब प्रभुनाथ मिश्रा को 8 अगस्त की सुबह सुबह अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया राम मनोहर लोहिया अस्पताल। वो वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसी दिन दोपहर 2:30 बजे इसी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रभुनाथ मिश्र की मौत हो जाती है। मौत के बाद अब पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद विसरा प्रिजर्व कर लिया जाता है, क्योंकि मेडिकल लीगल टीम से लेकर सिम्टम, इलाज भी उसी का। तो ये पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो मौत आई, लेकिन जहर विसरा रिपोर्ट ही बताएगी किस तरह का जहर। तो पोस्टमार्टम के बाद वो विसरा प्रिजर्व कर लिया गया और फिर उस विसरा के सैंपल को लखनऊ में ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया, लखनऊ एफएसएल। जब 7 अगस्त की रात इसकी तबीयत बिगड़ी प्रभुनाथ मिश्र की और उसे लखनऊ राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। आप ये देखिए कि उसी रात, अब 8 तारीख की रात हो चुकी है, 7 के बाद देर रात 2:30 बजे जब हालत सीरियस हुई और वो रेफर किया जा रहा है, रात के 2:30 बजे इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वो दोनों डॉक्टर पुलिस स्टेशन में वही रिपोर्ट जाकर दर्ज करा देते हैं कि प्रभुनाथ मिश्रा ने इन दोनों महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी की और बदतमीज़ी की और अस्पताल के कई नियमों को नहीं माना। रात के 2:30 बजे वो बंदा जो ऑलरेडी उससे 10-12 घंटे पहले जहर पी चुका है, जिसकी हालत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है, और वो 7 तारीख को उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की, पूरे दिन शाम नहीं। एक आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है अमूमन को कंप्लेन करने, तो जब तक बहुत बड़ी इंसिडेंट ना हो जाए, बहुत बड़ा मतलब बड़ी वारदात ना हो जाए, तो सुबह से आप रात तक जाओगे। 2:30 बजे रात को कौन, और ये 2:30 बजे रात को इन दोनों डॉक्टर की ना ड्यूटी है ना प्रिंसिपल साहब की ड्यूटी है, लेकिन ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा रहे हैं इस प्रभुनाथ मिश्रा के खिलाफ 2:30 बजे, क्योंकि ये मालूम था कि क्या होने जा रहा है। तो खैर उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, उधर विसरा फॉरेंसिक लैब को भेज दिया गया। अब ये 8 अगस्त की बात थी जब सब कुछ हुआ। विसरा की रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लगता है, हालांकि 15-20 दिन में भी आती, महीने भर भी लगता है, लेकिन अपने देश में ऐसे हैं जहां 6-6, 8-8 महीने बल्कि साल निकल जाता है, विसरा की रिपोर्ट नहीं मिलती। तो यहाँ 8 अगस्त को विसरा के सैंपल भेजे गए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लखनऊ और रिपोर्ट आती है 27 मार्च 2025 को, यानी 4 महीने उधर और 3 महीने इधर, 7 महीने के बाद प्रभुनाथ मिश्रा की विसरा रिपोर्ट आई। और उस विसरा रिपोर्ट में लिखा था कि सिम्टम तो जो भी डॉक्टर ने इलाज किया वो सारी चीज़ें थी, लेकिन मौत की वजह पॉइजन नहीं। अब विसरा रिपोर्ट में मौत की वजह पॉइजन है ही नहीं। अब ये कैसे हो सकता था? अब जैसे ये रिपोर्ट आई, प्रभुनाथ मिश्रा के पेरेंट्स, खासतौर पर उनके पिता हक्के बक्के कि ये क्या मामला है। अब वो पुलिस के पास गए, सब तरफ गए, कुछ सुनवाई हुई। आखिर में उन्हें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये पूरा उसके इलाज का प्रिस्क्रिप्शन है प्रभुनाथ का। जब वो पहली बार अस्पताल गया, जब डेथ हुई, जिन डॉक्टरों ने लिखा उसके नुस्खे में है, मेडिकल लीगल के पेपर में है कि उसने जहर लिया, इलाज भी जहर का हुआ, दवाएं भी जहर के हिसाब से दी गई। लेकिन विसरा रिपोर्ट कह रहा है कि मौत की वजह जहर तो है ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? पुलिस सुनवाई के लिए तैयार नहीं। अब पेरेंट्स पहुंच गए कोर्ट। उन्होंने कहा हमें शक है, हमारे बेटे का विसरा सैंपल बदल दिया गया। कोर्ट में वकील ने सही तरीके से जिरा की। आखिरकार अदालत ने आदेश दिया कि जो एफएसएल में विसरा के सैंपल रखे हैं उस सैंपल को लिया जाए और प्रभुनाथ मिश्रा के पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों के डीएनए सैंपल लिए जाए और इन तीनों सैंपल को हैदराबाद भेजा जाए। हैदराबाद के CDFT यानी सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। कोर्ट का आदेश, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो अब उस विसरा रिपोर्ट को लखनऊ एफएसएल से निकाला गया
माँ बाप के डीएनए सैंपल लिए गए, पहुंच गया हैदराबाद। हैदराबाद में उसकी जांच हुई और जांच होने के बाद अब रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ये थी कि माँ बाप के डीएनए सैंपल से लखनऊ फॉरेंसिक लैब में रखा वो विसरा का सैंपल मैच नहीं करता, यानी वो सैंपल प्रभुनाथ मिश्रा का था ही नहीं, वो किसी और का था। अगर प्रभुनाथ मिश्रा का होता तो डीएनए माँ बाप से मैच कर जाता, क्योंकि उसी के शरीर के अंग के तौर पर ही विसरा में जो देते हैं, हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, इन सारी चीज़ों के छोटे छोटे नमूने लिए जाते हैं और उसको रखा जाता है एक जगह। पेट की थैली भी होती है उसमें। तो अंश तो शरीर का, डीएनए तो आपको पता है कि बाल से भी मैच कर जाता है, किसी से अगर मिलाना हो नाखून से भी हो जाता है। तो यहाँ तो शरीर का अंग था पूरा। लेकिन हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब कहती है कि वो विसरा सैंपल प्रभुनाथ मिश्रा का इसलिए नहीं है क्योंकि उसके माँ बाप से डीएनए मैच नहीं किया। अब जब ये रिपोर्ट आई तो कोहराम तो बचना था कि भाई साहब ये सैंपल बदला कैसे। अब ये जगदीश चंद्र मिश्रा थे जो अपने इस बेटे की इस लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। अब जब ये सब कुछ हुआ और पता चला कि नहीं इसमें खेल हुआ है, तो फिर आला पुलिस अफसरों के कान तक भी बात गई। फिर ये हुआ कि मिली भगत भी है। अब उसकी मिली भगत किस किस लेवल पे हो सकती है। विसरा कलेक्ट करने या डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का या फॉरेंसिक एविडेंस कोई भी कलेक्ट करने की जो पूरा एक प्रोसेस है वो ये है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सबसे पहले उस नमूने को निकालते हैं। जैसे विसरा की सारी चीज़ें उन्होंने निकाली, निकालने के बाद वो उसको किसी जगह पे रखते हैं। फिर वो अब पुलिस को देते हैं जो उस केस को जुरिसडिक्शन में उसको देख रही है। तब उन्होंने वो नमूने पुलिस को सौंप दिया। अब पुलिस नमूना लेती है, ऐसा तो नहीं है कि फ़ौरन भागेगी फॉरेंसिक लैब। हमारे देश में अभी भी फॉरेंसिक लैब की बहुत कमी है। तो अगर ये मामला अयोध्या का हो तो अयोध्या में तो एफएसएल है नहीं, हालांकि अयोध्या से लखनऊ 2 घंटे की दूरी पर है। तो कायदे से पुलिस को 24 से 48 घंटे के अंदर ये नमूना वहाँ भेज देना चाहिए। लेकिन ये पुलिस के ऊपर कौन पूछने जाए, महीनों महीनों मालखाने में पड़ा रहता है। कई तो सैंपल ऐसे होते हैं जिनके ख़राब होने का डर होता है क्योंकि उनको एक ख़ास तापमान पर रखने की ज़रूरत होती है। उसका भी कोई मतलब नहीं, मालखाने में यूँ अलमारी में, अलमारी के ऊपर ड्रॉवर में पड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं, सुनवाई कोई है नहीं। तो अब खैर डॉक्टर ने कलेक्ट किया, उस आईओ को सौंपा जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यानी कि अयोध्या की उस पुलिस को। अब उस पुलिस को चूंकि ये जहर का मामला है तो उसको भेजना फॉरेंसिक लैब, वो लखनऊ भेजा। तो पहले डॉक्टर के हाथ, पोस्टमार्टम करने वाले जो लोग हैं उनके हाथ, मतलब 3-4 तो आप यहाँ मान लीजिए। उसके बाद उस पुलिस वाले के हाथ लगा वो सैंपल। अब वो पुलिस वाला उसको लेकर पहुँचा लखनऊ एफएसएल। लखनऊ में जो भी वहाँ इंचार्ज है उसको देकर उसने उससे रसीद ली। अब वहाँ पे जो उस विसरा की जांच करेंगे उसमें 1-2-3-4 टेक्नीशियन बाकी लोग होंगे। वहाँ से फिर तो मतलब इसी प्रोसेस में आप मान के चलिए 10 से 15 लोगों के हाथ से एक सैंपल गुजर गया। अब सैंपल मिले नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जानबूझकर गलती नहीं होती, लेकिन ये है कि मिल गया। जैसे उसका बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है, हम सब आजकल घर में अपने जब टेस्ट कराते हैं, हेल्थ टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो आजकल अलग अलग बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप उनको कॉल कीजिए, वो आपके घर सुबह आते हैं और आपके खून के नमूने और वो सब ले जाते हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब वो आते हैं या आपका ब्लड सैंपल लेते हैं तो बाकायदा एक शीशी में ब्लड लेते हैं, उस शीशी के ऊपर एक बारकोड लगाते हैं और वैसे ही एक उसी का एक बारकोड आपकी जो बिल है उसके ऊपर भी वो चिपका देते हैं। तब वो बारकोड चिपक गया, हटेगा नहीं, और वही बारकोड आपके बिल पर है। तो अगर आपको डाउट हो आप उस बारकोड से उसको मिलान कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि जो टेस्ट लेने के लिए आया ब्लड टेस्ट, वो किसी तरह उस बारकोड को हटा दे और एक नया चिपका दे, या किसी और के घर से लिया और वही वाला दोबारा चिपका दे, प्रिंटिंग की गलती हो या कुछ और साजिशन हो, तो आपके तो पूरा ब्लड रिपोर्ट ही बदल जाएगी। उसी तरीके से ये विसरा और बाकी फॉरेंसिक जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें एहतियात बरती जाती है। बाकायदा केस नंबर, नाम, ये सारे पुलिस स्टेशन का कोड, ये सब लिखा होता है और फिर वो वहाँ जाता है। लेकिन आप बार कोड और ये सारी चीज़ें हटाइए, आप शीशी ही बदल दीजिएगा तो क्या होगा, पूरी विसरा रिपोर्ट बदल गई। पॉइजन का केस नॉन पॉइजनस हो गया। लेकिन क्या सच्चाई सामने आएगी किसने ये खेल किया।
हालांकि इस केस के आने से पहले ही जो प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ के इस कॉलेज के, उनको सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ाम हैं। और साथ ही एफआईआर लिखी गई है इस पूरी मौत के लिए उकसाने का। और इस साजिश में अब जब विसरा की रिपोर्ट आई है तो शक के घेरे में कौन कौन है जो सीधे जिनके ऊपर मौत के लिए उकसाने का मामला बनता है, यानी वो दोनों लेडी डॉक्टर और कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। एफआईआर दर्ज है, इन तीनों के नाम हैं डॉक्टर निर्मला कुमावत और डॉक्टर रितु। इस केस में अब आरोपी हैं। लेकिन ये एक सिंपल केस इसलिए नहीं है कि इस केस ने एक आंखें खोली और एक सवाल खड़ा कर दिया, और ये बड़ा सीरियस सवाल है। तो क्राइम कहानियां विश्वम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।